हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कोशिका के संरचना और प्रकार्य के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जानेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, राइबोसोम्स दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कॉमन नहीं हैं, यानी कि सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में पाई जा रही है पर यूकैरियोट्स में आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन कुछ यूकैरियोट्स में सेल वॉल भी पाई जाती है। जैसे हम प्लांट सेल की बात कर लेंगे यदि, तो उसमें उसमें वो यूकैरियोट्स हैं लेकिन उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है ना। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो हम ये नहीं कह सकते कि सेल वॉल जो है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यूकैरियोट्स में सभी के सभी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, सभी वेल डेवलप्ड हैं और सभी वेल सेटल्ड हैं, मतलब उनकी सही जगह पे। जैसे आपको इसमें न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है यूकैरियोट में, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है आपका, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, यानी बहुत ज्यादा एडवांस सेल है ये। और प्रोकैरियोट जो है उसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग में कैप्सूल प्रेजेंट है, फ्लैजेलम प्रेजेंट है। जो अनुवांशिक पदार्थ है वो किसी भी केंद्रक के अंदर घिरा हुआ नहीं है, बल्कि नेकेड अवस्था में आपको दिखाई पड़ रहा है, और अनुवांशिक पदार्थ यानी कि उलझे हुए धागों की बिखरी संरचना दिखाई पड़ रही है। वो क्या है, उसकी हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, उसे हम न्यूक्लियस नहीं कहते, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और बिखरे हुए क्या हैं, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स, है ना। तो ये स्ट्रक्चर से कम आप 10 पॉइंट ऐसे हैं जो बिना पढ़े खाली डायग्राम को याद करके, डायग्राम को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप उसके बीच का अंतर जो है वो आपके दिमाग में लर्न हो जाएगा। बच्चों, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में आप सभी ने देखा कि जो डायग्राम था वो आपने बना लिया होगा। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें सभी के सभी प्रोटिस्ट्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और फंजाई आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनका एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का, किसकी प्रेजेंस के कारण, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के कारण। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियर एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के पास वैरायटी होती है कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स की। यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है क्रोमोसोम्स के रूप में, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये आपका जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, क्रोमोसोम्स के रूप में वो नहीं पाया जाता है, वो आपका क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में उलझे हुए धागों जैसी संरचना होती है। लेकिन यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम्स के रूप में कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो है आइडेंटिकल नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं होती है। प्लांट और एनिमल सेल्स जैसा कि आप सभी को पता है कि डिफरेंट होती हैं। किस किस चीज में डिफरेंट होती हैं? प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। लेकिन एनिमल सेल्स के पास ऐसा क्या होता है जो प्लांट सेल के पास नहीं होता? तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल्स होते हैं
जो कि एब्सेंट होते हैं ऑलमोस्ट सभी प्लांट सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से भी जानते हैं, और हिस्टोरिकली इसको हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये क्या है? ये आपका एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है किसको? कोशिका के अंदरूनी भाग को उसके बाहरी भाग से अलग करने का काम जो करती है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दीवार का काम करती है। आउटसाइड इन्वायरमेंट से यानी इंट्रासेलुलर स्पेस से कोशिका के अंदर के वातावरण को अलग करने का काम करती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक डबल लेयर से घिरी हुई होती है, जो डबल लेयर किसकी बनी हुई होती है? लिपिड की बनी हुई होती है। बाद में रिसर्च करने पर पता चला कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है जो कि एक लिपिड का ही कंपोनेंट है, और फॉस्फोलिपिड्स भी मेंटेन वहाँ पर मौजूद होते हैं, है ना। मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, और आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। लूजली ये अटैच होते हैं आउटर पेरिफेरल पे, और एक्टिंग यानी कि शेपिंग ऑफ द सेल, एक्टिंग एज एंजाइम्स शेपिंग द सेल, एंजाइम्स के रूप में ये एक्ट करते हैं। और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, सब्सटेंस के जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके मूवमेंट को कंट्रोल करती है कि इन और आउट होने में, जो सब्सटेंसेस हैं उनके इन और आउट होने में, सेल के अंदर बाहर होने में ये योगदान करती है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है ना। आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ वैरायटी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस सच एज सेल अधेशन, आयन कंडक्टिविटी एंड सेल सिग्नलिंग। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलुलर प्रोसेसेस में भी योगदान करती है, जैसे कि कोई सेल का किसी दूसरी सेल के साथ जुड़ने का है, अगर आयन कंडक्टिविटी का है, और सेल सिग्नलिंग में भी ये योगदान करती है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डायग्राम में, यह है एक सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम, यानी कि यहाँ पे आपको प्रोटीन चैनल्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ का डायग्राम है। यहाँ पे आपको प्रोटीन्स दिखाई पड़ रहे हैं, लिपिड की 2 लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो हेड है ये बाहर की तरफ होता है हमेशा, टेल जो है वो अंदर की तरफ होती है, और ऊपर वाली लेयर में देख रहे हैं कि आपका हेड जो है वो बाहर की तरफ है और टेल जो है वो अंदर की तरफ होती है। तो ये जो बायोकेमिकल खोजें बाद में हुई उससे ये स्पष्ट हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, है ना। अलग अलग सेल्स में प्रोटीन्स का और लिपिड्स का रेशियो जो है वो वेरी करता है, यानी कि अलग अलग होता है। अगर हम मनुष्यों की इरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन की बात करें तो 52% उसमें प्रोटीन्स होते हैं और 40% उसमें होती हैं लिपिड्स। अब ये जो एक्सट्रैक्शन के आधार पे मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती है वो 2 तरीके की, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पे सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं ना। इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं और उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं ये पार्शियली या पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं उन्हें हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं, और जो बाहर की तरफ सरफेस पे लगी हुई होती हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स कहलाती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या हैं? ये पार्शियली या पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एकदम, जिसको हम कहते हैं एम्बेडेड होती हैं या धंसी हुई होती हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या हैं? ये मेम्ब्रेन की सरफेस पे मौजूद होती हैं। जो आपको प्रोटीन चैनल दिखाई पड़ रहा है ये प्रोटीन जो है उसकी सरफेस पे मौजूद है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है इस तरीके का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये किस में आता है? ये आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आता है। किस में आता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो प्रपोजल दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? सिंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। कौन से ईयर में किया था इन्होंने? 1972 में। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो सिंगर और निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए जो इम्प्रूव्ड मॉडल दिया वो दिया 1972 में। 1972 में इन्होंने प्रपोज किया और इसी को इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार, सिंगर और निकोलसन के अनुसार, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या है? लिपिड के जो क्वासी फ्लूइड का मतलब अर्ध तरलीय जो स्वभाव के कारण जो ओवरऑल बाई लेयर में है प्रोटीन्स, वो कैसी करती हैं? लेटरल मूवमेंट्स कहती हैं। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार था, है ना। सिंगर और निकोलसन दो वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने आपका 1972 में ये मॉडल दिया था और इन्होंने ये कहा था कि निकोलसन में आपका आएगा, यहाँ पे सी आएगा, NICOLSAN, है ना। सिंगर और निकोलसन ने ही ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किया था और इसका ईयर है 1972। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन को मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम फ्लूइडिटी के रूप में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर क्या होता है? सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, इन सब के लिए सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी वाले नेचर है वो महत्वपूर्ण होता है ना। मेम्ब्रेन का जो मेन वर्क है वो क्या है? मुख्य कार्य क्या है? मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना इसका मुख्य कार्य है। और मेम्ब्रेन के दोनों ओर जो मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ऐसे हमें लगता है कि ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एकदम सिंगल लेयर होती है ना, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमें बताता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिंगल लेयर नहीं होती, इसमें लिपिड की बाई लेयर होती है, यानी कि 2 लेयर्स से मिलके बनी हुई होती है, जिसमें हेड बाहर की तरफ होता है और टेल अंदर की तरफ होता है। एक लेयर नीचे आपको दिखाई पड़ रही है और एक लेयर आपको ऊपर दिखाई पड़ रही है ना। तो 2 लेयर्स से मिलकर के ये बना हुआ है। मेम्ब्रेन का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना है ना। और ये मेम्ब्रेन जैसे अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो और सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उन दोनों के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। और ये सेलेक्टिवली कैसी होती है? परमिएबल होती है। ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है? ये मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब चयनात्मक पारगम्य। कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या है? जिस सब्सटेंस को चाहती है उसको ही, सेलेक्टेड सब्सटेंस को ये अंदर बाहर होने देती है। यानी ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग, कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर नहीं जा सकता है। जो ये मेम्ब्रेन चाहती है उसी को, ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर होने देती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसमें क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब है कि कोई एनर्जी खर्च किए बिना ही मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स का जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, ये इसके अंदर आपको देखा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध ये काम करती है। कंसंट्रेशन जो है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसे हम डिफ्यूजन जैसे जल का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जो ये नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर होती है इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते। इनको आर पार जाने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मेम्ब्रेन के आर पार ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो जाता है जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आती है, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध ये होता है ना। तो ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने 1972 में दिया था।
है ना। इसमें लिपिड्स का आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, लिपिड की जो बाइलेयर है, लिपिड का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो ये बाहर की तरफ है ये क्या है, बाहर की तरफ इसका पोलर हेड है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये है पोलर हेड, ये है पोलर हेड, है ना। अंदर की तरफ जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। ये जो अंदर की तरफ है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल। जो लिपिड की आपकी बाइलेयर दिखाई पड़ रही है इसमें जो आपका हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, तो जो हेड वाला पार्ट है उसको हम पोलर हेड कहते हैं, वो बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ इसकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना। इससे क्या पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई नॉन पोलर टेल है, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर टेल कहते हैं। तो ये जो नॉन पोलर टेल है ये एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि वाटर रेजिस्टेंट होती है या एक्वस इन्वायरमेंट से ये प्रोटेक्ट किए हुए रहती है, ठीक है। मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंपोनेंट है, ये लिपिड कंपोनेंट स्पेशली क्या होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। ये जो लिपिड कंपोनेंट हैं ये कैसे होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये कुछ पॉइंट्स है, ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वैज्ञानिक का नाम ज़रूर नोट कर लिया होगा कि सिंगर और निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था, 1972 में प्रपोज किया था। और इसके अनुसार कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अगले सेशन में नोट करवा दूंगी। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।